हेमंत शर्मा ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। समारोह में साय और दोनों डिप्टी सीएम शामिल। तीसरी बार भाजपा सरकार, जनता का भरोसा। जनसैलाब ने दिखाई हेमंत की लोकप्रियता। राज्यों के बीच एकजुटता का मजबूत संदेश। नक्सल उन्मूलन पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। जनता को महसूस हो रही नई आजादी। कार्य समिति में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लघु वनोपज घोषणा पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। रायपुर में डीएम के नेता के बयान पर एफआईआर की मांग। रुद्रसेना ने शुरू किया देशव्यापी अभियान। सनातन पर टिप्पणी से भड़का विरोध। वकीलों को 11 लाख इनाम का ऐलान। पुलिस ने शुरू की जांच। कार्रवाई जल्द संभव। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे, जिससे अंतर्राज्यीय राजनीतिक एकजुटता का संदेश देखने को मिला। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि असम में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने इसे पार्टी की मजबूत जमीनी पकड़ और जन समर्थन का परिणाम बताया। साय ने शपथ समारोह में उमड़े भारी जनसैलाब को हेमंत शर्मा की लोकप्रियता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि जनता का ये उत्साह भाजपा के प्रति भरोसे को दर्शाता है, जो लगातार चुनावी जीत में भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से बधाई देते हुए साय ने कहा कि ये जीत भाजपा की क्षेत्रीय मजबूती और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का संकेत है, जो आगे भी विकास की गति को तेज करेगा। आज गुवाहाटी में वहाँ के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह था और आसाम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो हम सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब भी, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, और अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ था वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में। और श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं आसाम के, और इतनी बड़ी संख्या में लोग, जो जन सैलाब उमड़ा था, उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। और हम सब लोग छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पहले कार्यकर्ता नक्सली उत्पीड़न की शिकायत करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और बस्तर के दूर दराज गांव तक संगठन और प्रशासन की पहुंच बन गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से आम जनता में भरोसा बढ़ा है और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है मानो वे वास्तविक आजादी का अनुभव कर रहे हों। ये बदलाव सरकार की लगातार रणनीति और सुरक्षा बलों की सक्रियता का परिणाम बताया गया। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा लघु वनोपज को लेकर की गई घोषणाओं पर भी चर्चा हुई। कार्य समिति ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया और इसे आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। की कार्य समितियों में पहले जब बैठा करते थे तो बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपनी पीड़ा बताया करते थे। अनेक बार ऐसे हुए कि हमको हमारे ही किसी कार्यकर्ता को नक्सली उत्पीड़न के कारण श्रद्धांजलि देनी पड़ी थी। आज जब हम फिर से भाजपा की कार्य समिति में बैठे हैं तो आज हम नक्सल उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि हम अपने ही घरों में जब नहीं जा सकते थे, अब जाकर के हम अनेक दिन घर पर बिताकर वापस आए हैं। उन गाँव में जहाँ जाना कभी मुश्किल हुआ करता था, उन गाँव तक हम चले जा रहे हैं। वहाँ पर जनता आज ये कहती है, मेरे से भी ये प्रत्यक्ष बात हुई है इस विषय पर, कि हमको ये लग रहा है कि देश अभी आज़ाद हुआ है। वहाँ पर मड़ई मेले में बड़ी रंगत आ गई है। और बस्तर में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि बस्तर का विकास लघु वनोपज के आधार पर। रायपुर के आजाद चौक थाने में रुद्रसेना के अध्यक्ष आलोक पांडे ने डीएम के नेता
उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। आलोक पांडे ने मांग की कि इस बयान पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और संविधान के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। हमें आज थाना आजाद चौक में शिकायत प्राप्त हुई रुद्र सेना के माध्यम से कि डीएमके पार्टी के किसी नेता ने एक धर्म विशेष के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसमें शिकायत के ऊपर जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयभानु स्टालिन एडीआई-एमके के नेता और नेता प्रतिपक्ष तमिलनाडु ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हुए उसे खत्म करने की बात कही है। हम यहाँ पर आज एसीपी साहब के पास आजाद चौक में उपस्थिति दर्ज करा के हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आर्टिकल 28 कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, परंतु किसी के धर्म के विषय में अनर्गल बातें ना करें, अपशब्द ना कहें। इन्होंने सीधे सीधे समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह बात कही है, जो कि अधिकृत मानी जाती है। इसलिए हमने इनसे निवेदन किया है कि इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर किया जाए और इसके बाद रुद्र सेना पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में जाकर इनके खिलाफ एफआईआर कराएगी। जो भी सनातन विरोधी ताकतें हैं, क्योंकि इनके एक बयान से आज हमारे 125 करोड़ हिंदुओं की आत्मा को जिस प्रकार से चोट पहुंचा है, इनके एक बयान से जिस प्रकार से मठ मंदिरों से लोग निकलकर आज आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके एक बयान से आज हो सकता है भारत आग में जलता है, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। इसलिए हम लोगों ने शांति से निवेदन किया है कि आप इनके खिलाफ एफआईआर करिए और ऐसे तत्वों को जब आप जेल में डालेंगे तो धर्म काउंसिल, रुद्र सेना, जो भी एडवोकेट, जो भी वकील इनके खिलाफ केस भी लड़ेगा और करेगा, उसे 11 लाख रुपए का पुरस्कार भी देगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नीट पेपर लीक मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच तेज गति से आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार इस मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 24 घंटे जनता के बीच सक्रिय रहती है, जबकि कांग्रेस केवल बयानबाजी तक ही सीमित है। निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय संकट है, मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, और उस युद्ध के कारण ऊर्जा संकट सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि हम ऊर्जा को बचाएं और भारत को, जैसे कोरोना में हम एकजुट होकर संकट से हमने पार पाई थी, वैसे ही संकट से पार पाए। तो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान को पूरा देश अपनाने में के रास्ते पर चल रहा है और हमारे नेता भी लोग भी, सांसद, विधायक, सभी से उन्होंने आह्वान किया है कि ऊर्जा को बचाएं। तो मैं तो कहूंगा कि देश के सभी लोगों को इस रास्ते पर चलकर। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में शिव प्रकाश विष्णुदेव साय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिससे संगठन की सक्रियता और रणनीतिक चर्चा का माहौल दिखाई दिया। बैठक में अजय जम्वाल, किरण देव, पवन साय, तोखन साहू, अरुण साव, विजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व ने संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल बचत के आह्वान को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रवक्ता बैटरी चालित वाहनों से बैठक में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम मोदी के ऊर्जा बचत आह्वान की तारीफ की। उन्होंने मिडिल ईस्ट युद्ध से उपजे संकट पर कोरोना जैसी एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही कांग्रेस को अनिर्णय की पार्टी बताते हुए कटाक्ष किया और सनातन धर्म के विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी लोक सेवक हैं, जन नेता हैं, और वो जब लोगों से आह्वान करते हैं तो सबसे पहले वो अपने ऊपर लागू करते हैं और उनके इस आह्वान को पूरे देश को अपनाना चाहिए। और देश में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण, उस संकट से जैसे कोरोना में मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश ने निजात पाई।
पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार और केंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आर्थिक संकट पर सर्वदलीय बैठक की मांग की, महिला आरक्षण में धोखे का आरोप लगाया और नीट पेपर लीक को युवाओं से खिलवाड़ बताया। भाजपा की ट्रेनिंग पर तंज कसते हुए कहा कि ये झूठ बोलने की तैयारी है। बिल स्पष्ट और क्लियर है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था और जो आरक्षण बकायदा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ और ये कहा गया कि 2029 में लागू करेंगे, लेकिन चोरी चुपके परिसीमन बिल लाकर महिला आरक्षण के नाम से देश की जनता को धोखा देना चाह रही थी। हम परिसीमन के पक्ष में हैं, महिला आरक्षण के समर्थक थे, हैं और रहेंगे, लेकिन परिसीमन बिल उसके चोरी चुपके लाकर सत्ता हासिल करने का बिल था। और रही बात जनगणना करा ले, जातिगत जनगणना करा ले, परिसीमन करा ले, कौन रोका है? हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी। रायपुर पुलिस ने खमहारडी स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में हुई चोरी का महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर एक अपचारी बालक को पकड़ लिया गया। पकड़े गए बालक के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और एक बाइक सहित करीब 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में मंदिर हसोद क्षेत्र में हुई एक अन्य चोरी की वारदात भी कबूली और पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। रायपुर के अंबेडकर चौक पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। हेमंत पाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि 3 मई को परीक्षा, 7 मई को लीक की खबर और 12 मई को रद्दीकरण ने लाखों छात्रों को असमंजस में डाल दिया। करीब 22.79 लाख छात्र इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं, जिससे उनके भविष्य पर अनिश्चितता छा गई है। ओपी चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश हित से कोई सरोकार नहीं है और जनता अब उसकी राजनीति को पूरी तरह समझ चुकी है। चौधरी ने कांग्रेस को डूबती नाव करार देते हुए कहा कि लोग उसकी अनर्गल और भ्रामक राजनीति को लगातार नकार रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता विकास और स्थिर नेतृत्व के साथ खड़ी है। वित्त मंत्री का ये बयान भाजपा की आक्रामक राजनीतिक रणनीति को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है। देश हित से, देश के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बस करते रहना है। इसी कारण से आज चुनाव दर चुनाव, प्रदेश दर प्रदेश, देश की जनता, प्रदेशों की जनता इन्हें नकार रही है और कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है, अपना जनाधार पूरी तरह से खो चुकी है और पूरे देश की जनता इस बात को समझ करके इनको इनकी वास्तविक स्थिति। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के चिपरीडी गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। हितग्राही केवल राम ने स्वीकृत जियो टैग स्थल की अनदेखी कर पंचायत भवन के पास शासकीय भूमि पर निर्माण शुरू कर दिया था, जिसे नियमों के उल्लंघन के रूप में पाया गया। जांच में सामने आया कि केवल राम के पास पहले से ही पर्याप्त निजी जमीन उपलब्ध है, जिसमें 2 एकड़ 35 डिसमिल कृषि भूमि और 3000 वर्ग फुट पैतृक भूमि शामिल है। साथ ही उनके पिता रमेश साहू को वर्ष 2018-19 में इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिससे पात्रता पर भी सवाल उठे। मामले में नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा द्वारा 15 दिन का नोटिस जारी किया गया। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद 7 मई 2026 को प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत निर्माण केवल वैध स्वामित्व वाली भूमि पर ही किया जा सकता है। ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर सख्ती और पारदर्शिता बनाए रखने का स्पष्ट संदेश है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट गहरा गया है, जिसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की और मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ईंधन की बचत समय की जरूरत है और जनप्रतिनिधियों को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। राज्य सरकार भी ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। भाजपा की कार्य समितियों में
पहले जब बैठा करते थे तो बस्तर और अन्य पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भारत भी प्रभावित है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने मार्केट में कटौती की है। अब बहुत कम संख्या गाड़ियों की हो गई को है। जो है आप कैसे प्रमोट करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा चलाई जाए। जी, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।